हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर से आपके सामने आ रहे प्री 2023 के लिए इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी से संबंधित आज का ये मॉडल पेपर 56वां दोस्तों फिर से आपके सामने लेकर आ चुका हूं, जो बहुत ही शानदार, बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जिसमें दोस्तों आरपीएससी द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए है ना राजस्थान की राज व्यवस्था और भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, जो आपकी एग्जाम आरएस प्री 2023 में दोस्तों एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। और मैं दावे के साथ दोस्तों बोल रहा हूं, आपके एग्जाम आरएस प्री 2023 को दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 को यहां से दोस्तों आपको हूबहू है ना, हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। गारंटी मेरी क्यों मिलेंगे? क्योंकि दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक, एक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट के द्वारा दोस्तों तैयार किए गए हमारे मॉडल पेपर्स हैं, जो आपकी एग्जाम में एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के 56वें मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन देखकर भाई लेवल का अनुमान लगा सकते हो दोस्तों, कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है ना। क्या बोल रहा है? पहला कथन दोस्तों, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह बात दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कतई दोस्तों कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित दोस्तों नहीं करेगी। इसका निवारित का मतलब दोस्तों क्या होगा भाई? रोकेगी नहीं, है ना, रोकेगी नहीं। तो दोस्तों क्यों रोकेगी? ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा कथन भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 156/2 के अनुसार दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति को दोस्तों संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित दोस्तों लेख द्वारा अपने पद का त्याग 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 करता है दोस्तों, त्याग कर सकेगा, है ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये तीसरा कथन भी दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है ना भाई। राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए दोस्तों अपने हस्ताक्षर सहित दोस्तों, है ना, लिखित में दोस्तों क्या देता है? त्याग पत्र देता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 156(2) के तहत दोस्तों, है ना। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों सही उत्तर देख लेते हैं। में से देखिए तीनों कथन दोस्तों सत्य है ना, तो 1, 2 और तीनों दोस्तों सत्य हो जाएंगे। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1, 2, 3 सभी कथन दोस्तों क्या है? सत्य है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। और दोस्तों इसी लेवल के क्वेश्चन दोस्तों आपकी एग्जाम आरएस प्री में आपको दोस्तों हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। राज्यपाल की बात हो रही है यहां पर, है ना। किसकी बात हो रही है? राज्यपाल की बात हो रही है। तो दोस्तों यहां पर नोट करना, राज्यपाल से संबंधित है ना, राज्यपाल से जो संबंधित आर्टिकल है वो दोस्तों कहां से कहां तक है? तो 153 से लेकर दोस्तों 162 तक जो आर्टिकल है वो दोस्तों राज्यपाल से संबंधित है। इस बात का भाई थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना गजब का प्रश्न है भाई। लेवल देखिए आप तो दोस्तों, है ना। क्या बोला है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से दोस्तों कौन से अनुच्छेद में यह बात उल्लेखित है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित दोस्तों कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% है ना दोस्तों, 15% दोस्तों से अधिक नहीं होगी भाई। ये बात दोस्तों, है ना, कौन से आर्टिकल में उल्लेखित है? अनुच्छेद दोस्तों 165(1) में, अनुच्छेद 165(1)(a) में दोस्तों, या दोस्तों अनुच्छेद 164(5) में, या दोस्तों अनुच्छेद 164(1)(a) में दोस्तों। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन लेवल का दोस्तों प्रश्न है, कितना बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। 164 नोट करना, 164 फर्स्ट ए में दोस्तों ये बात उल्लेखित है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दोस्तों कहना क्या चाहता है, इस अनुच्छेद के तहत, है ना, 164(1)(a) के तहत दोस्तों हमारे राज्य मंत्री परिषद का दोस्तों क्या किया गया? आकार निश्चित किया गया था, है ना। राज्य मंत्री परिषद नोट करना, राज्य मंत्री परिषद का दोस्तों जो आकार है वो दोस्तों निश्चित किया गया था इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ये क्या बोल रहा है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद के में दोस्तों, या किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, नोट करना, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या के दोस्तों उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से दोस्तों अधिक नहीं होगी। मतलब राजस्थान में कितनी होगी? 1 प्लस दोस्तों 29, है ना। राजस्थान में एक मुख्यमंत्री और 29 मंत्रियों से अधिक दोस्तों मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना, है ना। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले
ले, यहाँ पर नोट करना, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि दोस्तों किस संविधान संशोधन में ये बात कही गई है कि किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या दोस्तों उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से दोस्तों अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन में दोस्तों ये बात कही गई है? अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करना। तो दोस्तों 91वां है ना, 91वां संविधान संशोधन, नोट करना दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में दोस्तों ये बात कही गई है ना। 91वां संविधान संशोधन दोस्तों सन 2003 के तहत दोस्तों ये बात कही गई है, इस बात का ध्यान रखना, जिसके तहत दोस्तों राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। और दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि हमारे इस राज्य मंत्री परिषद में न्यूनतम संख्या दोस्तों कितनी होगी मंत्रियों की, तो दोस्तों न्यूनतम संख्या की बात करूं तो दोस्तों 12 सदस्य हो सकते हैं ना, 12 सदस्य हो सकते हैं। 12% की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर दोस्तों, 12 सदस्यों की बात कर रहा हूं। न्यूनतम दोस्तों 12 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम दोस्तों 1+29 सदस्य हो सकते हैं, मतलब 30 सदस्य हो सकते हैं मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित, है ना। आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों भाई एक क्वेश्चन दोस्तों आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए कितना गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों क्या है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना सन 1949 में की गई, बिल्कुल सही बात है ना। राज्य में दोस्तों प्रशासन तंत्र की स्थापना हेतु राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस 1949 प्रख्यापित किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है, तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। ये दोनों ही कथन दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग से राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आरपीएससी मतलब दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दोस्तों सही विकल्प का हमको क्या करना है, चयन करना है, ठीक है जी। देखिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य मतलब दोस्तों यूपीएससी की बात हो रही है, यहाँ पर नोट करना है ना, किसकी बात हो रही है, यूपीएससी की बात हो रही है। तो यूपीएससी के पूर्व सदस्य श्री एस.सी. त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 में दोस्तों आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में की गई, है ना। ये तो हो गया इसका पहला कथन। दूसरा कथन दोस्तों क्या है, आयोग को कार्य को नियमित करने के लिए, आयोग के कार्यों को दोस्तों नियमित करने के लिए इसके उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें नियम 1951 एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951 दोस्तों पारित किए गए। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, कौन से कथन दोस्तों इनमें सत्य है। देखिए दोस्तों दोनों ही कथन क्या है भाई, गलत है ना। दोनों ही कथन दोस्तों क्या है, गलत है। अब कैसे गलत है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, है ना। इसकी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। देखिए बात हो रही है यूपीएससी के सदस्य दोस्तों, है ना, जो पूर्व सदस्य हैं एस.सी. त्रिपाठी, इसकी दोस्तों आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों जो नियुक्ति हुई थी ना, वो दोस्तों 1950 में हुई थी, न कि दोस्तों 1952 में हुई थी। इस बात का ध्यान रखना। तो पहला कथन तो दोस्तों हो गया गलत। दूसरा कथन देखिए, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नहीं, यहाँ पर राष्ट्रपति की कोई बात ही नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति की जगह आएगा राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। तो दोस्तों ये दूसरा कथन में क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार दोस्तों ये दोनों ही कथन क्या है भाई, सत्य है, असत्य है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही गजब का प्रश्न है दोस्तों, है ना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, है ना, 1 मिनट। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या बोल रहा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। मतलब दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है ना। धारा 20, धारा 21, धारा 22 या दोस्तों धारा 23। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में किसी न किसी रूप में दोस्तों पूछा जाता है। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो धारा 22 है दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की, उसके तहत दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, अगर आपको पूछ ले कि दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग की दोस्तों स्थापना की गई है ना, नोट करना, स्थापना की गई है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है धारा 21 के तहत, धारा 21 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना की गई है राज्य मानवाधिकार आयोग के। अगर आपको पूछ ले कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो त्याग पत्र है वो दोस्तों किस धारा के तहत दिया जाता है, तो धारा 23 आ जाएगा। इसमें दोस्तों आ जाएगी धारा 23 के तहत त्याग पत्र दिया जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों का दोस्तों जो उल्लेख है वो किस धारा के तहत दोस्तों किया जाता है, तो धारा दोस्तों 12 के तहत किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले धारा 24, धारा 24 में क्या है, नोट करना,
राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 24 में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और कार्य जो सदस्य हैं इनके कार्यकाल का दोस्तों क्या किया गया है? दोस्तों इसकी चर्चा की गई है धारा 24 में, इस बात का ध्यान रखना, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर पूछ ले, अगर आपको धारा 28 की बात करें, धारा 28 की बात करें, कुछ इंपोर्टेंट धाराएं दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, है ना। धारा 28 में दोस्तों क्या किया गया है कि दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का जो वार्षिक प्रतिवेदन है ना, वार्षिक प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट होती है वो दोस्तों राज्यपाल को क्या करता है? पेश करता है ना, राज्यपाल के समक्ष दोस्तों प्रस्तुत करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग किस धारा के तहत? तो धारा 28 के तहत, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों पर दोस्तों विचार कीजिए। श्री कृष्णपुरी, के.एन. सुब्रमण्यम, श्री बीजी राव या दोस्तों श्री भगत सिंह मेहता। हमारे दोस्तों क्या पूछ रहा है? इनका कालानुक्रम दोस्तों पूछ रहा है, सही कालानुक्रम कौन सा है ना। तो देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले नाम आता है दोस्तों किसका, है ना, सबसे पहले नाम आता है बीजी राव का। भाई किसका नाम आएगा? बीजी राव का दोस्तों नाम आएगा। ये दोस्तों राजस्थान में मुख्य सचिव कब बने थे? 1953 में दोस्तों राजस्थान में मुख्य सचिव बने थे, है ना। उसके बाद कौन बने? कृष्णपुरी पुणे। कृष्णपुरी कब बने? तो कृष्णपुरी दोस्तों 1954 में दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव बने। उसके बाद दोस्तों कौन बने? तो के.एन. सुब्रमण्यम बने 1957 में। कहां पर गया? के.एन. सुब्रमण्यम, ये बने दोस्तों 1957 में दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव। और दोस्तों श्री भगत सिंह मेहता की बात करें, है ना, यहाँ पर देखिए श्री भगत सिंह मेहता की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट मुख्य सचिव भाई, नोट करना। श्री भगत सिंह मेहता दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव कब बने थे? तो 1965 में तो दोस्तों राजस्थान के मुख्य सचिव बने थे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है, राज्य सरकार के द्वारा, नोट करना, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? श्री भगत सिंह मेहता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। श्री भगत सिंह मेहता राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए प्रथम राजस्थान के मुख्य सचिव है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन है राजस्थान के? सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले दोस्तों मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों यही है श्री भगत सिंह मेहता, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको न्यूनतम कार्यकाल वाला मुख्य सचिव पूछ ले तब दोस्तों नाम आता है राजीव स्वरूप का, है ना। राजीव स्वरूप का दोस्तों नाम आएगा न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन है जो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों नियुक्त किया गया था, तब दोस्तों नाम आता है के श्री कृष्ण, एक मिनट यहाँ पे नोट करना, के राधाकृष्ण, श्री कृष्ण नहीं है भाई, राधा कृष्णन, है ना। राधा कृष्ण दोस्तों ये राजस्थान के क्या हैं? प्रथम मुख्य सचिव है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं ना, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राज्य सरकार के द्वारा श्री भगत सिंह मेहता। तो आई होप दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है? देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है? बात हो रही है ग्राम सभा की, न कि दोस्तों ग्राम पंचायतों की। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 एफ। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 243 ए में दोस्तों ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है ना। 243 ए में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है? ग्राम सभा का दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन ये पूछे भाई 243 बी में किसका उल्लेख किया गया है? 243 बी में तो दोस्तों 243 बी में उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, है ना। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 243 बी, है ना। ठीक है, इसके अलावा अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों कि भाई ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित तो अनुच्छेद 40 है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। दोस्तों अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना, संगठन से संबंधित है न कि गठन से संबंधित है ना, अनुच्छेद 40। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है, देखिए दोस्तों अगर बात करूं मैं ग्राम पंचायती राज से, है ना, ग्राम पंचायती राज का उल्लेख से संबंधित बात करूं तो ग्राम पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक दोस्तों इनका ग्राम पंचायती राज का क्या है? उल्लेख है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। अनुच्छेद 243 सी में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 243 सी में दोस्तों ग्राम पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं,
क्या बोला है, निम्नलिखित में से राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर दोस्तों कौन थे? गुलाब चंद कटारिया, श्री प्रद्युमन सिंह, श्री परशुराम मौर्य या राजेंद्र पारीक दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। 15वीं विधानसभा तो चल रही है, तो गुलाब चंद कटारिया दोस्तों इसके प्रोटेम स्पीकर थे भाई, है ना, थे की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए नोट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल देखिए आप क्वेश्चन का, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का दोस्तों अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए दोस्तों, राज्य विधानमंडल इसके 2 सदन है, राज्य विधानसभा और विधान परिषद। किसी भी सदन का दोस्तों अधिवेशन गठित करने के लिए जो गण पूर्ति होती है, इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भाई किया गया है? तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये कहना चाहता है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 189 3 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, नोट करना है ना। देखिए जैसे समझिए एग्जांपल के लिए कि दोस्तों इसका जो गण पूर्ति है वो कितना होना चाहिए, अनुच्छेद का दोस्तों हमने मालूम कर लिया कि दोस्तों राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इन दोनों में से किसी सदन का दोस्तों अधिवेशन अगर हम गठित कर रहे हैं तो उनमें जो गण पूर्ति की जो व्यवस्था होती है वो दोस्तों कितनी होती है ना, गण पूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो नोट करना। अगर बात करूं दोस्तों विधानसभा की, तो विधानसभा का कोई सदन दोस्तों आयोजित करने के लिए दोस्तों सत्र बुलाने के लिए जो गण पूर्ति होती है वो नोट करना 1/10 है, 1/10 या दोस्तों 10 सदस्य है ना, 1/10 या 10 सदस्य दोस्तों होने चाहिए भाई गण पूर्ति के लिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में जो भी अधिक होगा ना वही दोस्तों मान्य हो जाएगा। ये दोस्तों गण पूर्ति के लिए दोस्तों क्या है, प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 189 3 में दोस्तों, ठीक है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन आपको इसलिए शो कर रहा हूँ कि आपको समझने में दोस्तों आसानी हो जाए। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को दोस्तों अध्यादेश ऑर्डिनेंस दोस्तों जारी करने की असाधारण शक्ति दी गई? किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत, या भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। कितना गजब का प्रश्न दोस्तों, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो गवर्नर जनरल होता था उसको दोस्तों पहली बार अध्यादेश जारी करने की दोस्तों शक्ति दी गई है ना। जैसे दोस्तों हमारे वर्तमान में हमारे राज्यपाल को अनुच्छेद दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत भाई अध्यादेश जारी करने की शक्ति है बताइए? राज्यपाल को तो अनुच्छेद 200 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है हमारे राज्यपाल को, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों है ना, इसी प्रकार इससे जो गवर्नर जनरल था उसको दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय शासन अधिनियम 1919 से संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। मतलब दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहली बार दोस्तों एक सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, बिल्कुल सत्य बात है। इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों को बहुमत दिया गया, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। गवर्नर जनरल को विधान परिषद के प्रति दोस्तों उत्तरदायी नहीं बनाया गया है ना, विधानमंडल के परिषद दोस्तों उत्तरदायी नहीं बनाया गया। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? जैसे दोस्तों आज राष्ट्रपति करता है ना राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत। उसी प्रकार दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 की किस धारा के अंतर्गत दोस्तों जो गवर्नर जनरल था वो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता? धारा 41, धारा 102, धारा 126 या दोस्तों धारा 204? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धारा 102 के तहत जो गवर्नर जनरल था वो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता था। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। 1 मिनट, ये दोस्तों भाई जीके का क्वेश्चन है ना, इसको बाद में करवाएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 48, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को
संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? कितना गजब का प्रश्न है भाई, स्टार लगा लेना ऐसे क्वेश्चंस पर दोस्तों। हमारे जो मॉडल पेपर से बिल्कुल ऑथेंटिक मॉडल पेपर और दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना, लोग दोस्तों आपको भारी भरकम फीस लेकर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान दोस्तों पेड कोर्स में ना, पेड कोर्स में दोस्तों आपको प्रोवाइड नहीं कराती दोस्तों, मैं दावे के साथ बोला हूं। लेकिन दोस्तों Q50 जीके पर बिल्कुल दोस्तों आपको एक यूनिक, एक ऑथेंटिक, एक दोस्तों जेन्युइन कंटेंट के साथ दोस्तों मॉडल पेपर्स दोस्तों प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आपका फर्ज बनता है भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Q50 जीके दोस्तों आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोस्तों, एक 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट के साथ दोस्तों है ना, एक ऑथेंटिक मॉडल पेपर्स दोस्तों प्रोवाइड कराता है। इसके लिए यार आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा कि जो दोस्तों राष्ट्रीय झंडा था वो दोस्तों किसने भेंट किया था संविधान सभा को? कब किया था? तो दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दोस्तों। तो किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने, सुचिता कृपलानी ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, दोस्तों हंसा मेहता ने। देखिए दोस्तों 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दोस्तों संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को दोस्तों राष्ट्रीय झंडा हंसा मेहता ने दोस्तों क्या किया था भाई, है ना, भेंट किया था। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ना। बहुत ही गजब का प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों। साथ ही साथ आप नोट करना कि दोस्तों 22 जुलाई, नोट करना 22 जुलाई डेट बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 22 जुलाई 1947 को दोस्तों है ना हमारे राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ आप ये भी नोट करना 24 जनवरी दोस्तों 1947 को है ना, 24 जनवरी 1947 को दोस्तों, सॉरी 1947 नहीं है, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों, 1950 को दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीय गीत हैं और राष्ट्रगान है इसको दोस्तों संविधान सभा द्वारा अपनाए गए थे है ना, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी नोट करना है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का जो संविधान था वो दोस्तों लागू हो गया था भाई, है ना। बड़ा गजब का प्रश्न है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों क्या क्या कहना चाहता है। देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में दोस्तों कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन दोस्तों एक मूल अधिकार है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 2000 में कहा गया, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल बाद में कहा गया, मिनर्वा मिल्स बाद में कहा गया दोस्तों, वामन राव बनाम भारत संघ बाद में कहा गया। तो दोस्तों बताइए कितना गजब का प्रश्न है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको लहराने का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार है, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(1)(a) में दोस्तों है ना। ये किस वाद में कहा गया है? तो दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट देगा, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल बाद में 2004 में दोस्तों ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट देगा। अनुच्छेद 19(1) में दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 19(1) की बात कर रहा हूं मैं, इसमें दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को उल्लेख किया गया है जो दोस्तों केवल और केवल भारतीय नागरिकों को क्या है, उपलब्ध है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और दोस्तों सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है जी, देखिए अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये दोस्तों इसका उद्देश्य, ये बात बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 39(a) के अनुसार दोस्तों राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 39(a) में दोस्तों नोट करना, अनुच्छेद 39(a) में सम्मान न्याय, नोट करना, सम्मान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 39(a) में तो दोस्तों है ना। और ये जो बात बता रखी है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में दोस्तों ये बात कही गई दोस्तों अनुच्छेद 48(a) में, अनुच्छेद 48(a) में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संबंधित है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा कथन क्या बोला है, अनुच्छेद 51(a) के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति है ना, अनुच्छेद 51 कह के या अनुच्छेद 51(a) के अकॉर्डिंग दोस्तों राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों इनमें सही कथन कौन सा है बताइए दोस्तों, दूसरा तो गलत हो गया, तो पहला और दूसरा कथन दोस्तों क्या है इसमें सत्य है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहला और दूसरा कथन दोस्तों सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही साथ दोस्तों आपको यह भी मालूम रखना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद दोस्तों नोट करना, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है वो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित
संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अनुच्छेद 51A, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों देखिए यहाँ पर गड़बड़ है भाई, है ना। ये अनुच्छेद 51A की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 51A की बात कर रहा है और अनुच्छेद 51 दोस्तों मूल कर्तव्यों से संबंधित है, न कि दोस्तों हमारे राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ये दोस्तों अनुच्छेद केवल 51 में दोस्तों ये बात बताई गई है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला दोस्तों सत्य है ना, केवल पहला कथन दोस्तों सत्य है। ये बात दोस्तों किस में बताई गई, अनुच्छेद 51 में बताई गई है, न कि दोस्तों 51A में बताई गई है। अनुच्छेद 51A तो दोस्तों मूल कर्तव्य से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर केवल और केवल दोस्तों फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित 36 से लेकर 51 तक दोस्तों इनका क्या है भाई, उल्लेख किया गया। भाग 4 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया संविधान के, और दोस्तों नोट करना ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए है ना। साथ साथ दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई क्या होगा। देखिए गलती दोस्तों सबसे होती है, लेकिन जो मैं आपको दोस्तों गलती हो जाती है ना, तो दोस्तों मैं आपको तुरंत बता देता हूँ भाई ना, ये भाई यहाँ पर गलती हो चुकी है। मैंने बताया कि दोस्तों 51A में दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लेकिन दोस्तों वो गलती से बता दिया। नोट करना, राज्य के 51A में दोस्तों मूल कर्तव्य है ना, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 51 दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों उसका 51 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह बात दोस्तों उल्लेख किया गया कि जब लोक सेवा 70 में नहीं है, ठीक है, तब राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक दोस्तों ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की जो राष्ट्रपति की क्षमता होगी वो दोस्तों किस अनुच्छेद में है। कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन का है कि जब दोस्तों लोकसभा का 70 नहीं चल रहा हो, उस समय दोस्तों राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए, है ना, किसी काम के लिए दोस्तों संसद की मंजूरी दोस्तों लंबित रह जाती है, और ऐसे व्यय को दोस्तों स्वीकृत करने के लिए जो राष्ट्रपति के पास क्षमता होती है वो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। हमारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 357 फर्स्ट सी के अंतर्गत दोस्तों ये राज्यपाल के पास शक्ति है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 74(2) के अकॉर्डिंग दोस्तों इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी, या दोस्तों यदि दी तो क्या दी, है ना। यह बात बिल्कुल सही बात है ना। अनुच्छेद 75(2) के अकॉर्डिंग मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा बात क्या कह रहा है, अनुच्छेद 75(3) के अकॉर्डिंग मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह बात दोस्तों गलत है। देखिए यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, मंत्री परिषद होगी दोस्तों, है ना, मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री परिषद दोस्तों, है ना, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ये बात दोस्तों बिल्कुल सत्य होती है दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर केवल खत्म दोस्तों, पहला और दूसरा दोस्तों सत्य है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में दोस्तों अंतः स्थापित किया गया। 88वें संविधान संशोधन के द्वारा, 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 98वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, है ना। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत दोस्तों, 2011 के तहत सहकारी समितियों को दोस्तों नोट करना किस अनुच्छेद में दोस्तों उल्लेखित अंतः स्थापित किया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 फर्स्ट सी में दोस्तों इसको अंतः स्थापित करके एक मूल अधिकार के रूप में दोस्तों, है ना, शामिल किया गया। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है बाकायदा दोस्तों सहकारी समितियों को, इसी संविधान संशोधन 97 संविधान संशोधन 2011 के अकॉर्डिंग दोस्तों। ठीक है, आइए अब दोस्तों आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही गजब का प्रश्न है। लेवल देखे दोस्तों आप क्वेश्चन का, है ना, कितना गजब का प्रश्न है। दल परिवर्तन के आधार पर, मतलब दोस्तों दल बदल कानून की बात हो रही है। दल बदल कानून के आधार पर निर्हरता के बारे में दोस्तों प्रश्नों का विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के निम्नलिखित में से किस पेरा में उल्लेखित है। मतलब दोस्तों इनकी जो योग्यताओं का प्रावधान है वो दोस्तों कौन सी 10वीं अनुसूची के कौन से पेरा में दोस्तों उल्लेखित है। पेरा 2 में, पेरा 4 में, पेरा 5 में, पेरा 6 में, है ना। क्वेश्चन का लेवल देखे दोस्तों, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेरा 6 में भाई उल्लेखित है निर्हरता के बारे में। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, 52वें
संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत है दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों नोट करना 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य दोस्तों भारतीय संविधान में मतलब दोस्तों उल्लेखित नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए हमारी सामाजिक या सामासिक संस्कृति दोस्तों, सामाजिक नहीं है, सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ये बात बिल्कुल सत्य बात है ना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और दोस्तों हिंसा से दूर रहे, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करना, ये बात गलत है। ये दोस्तों ये बात 11 मूल कर्तव्य में कहीं पर भी दोस्तों उल्लेखित नहीं है। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, देश की रक्षा करे और आन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये बात भी बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ मूल कर्तव्य से संबंधित बेसिक डिटेल्स बताता हूँ। देखिए जो मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य और दोस्तों 10 मूल कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा है ना, नोट करना, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों जोड़े गए थे सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों नोट करना जो 11वां मूल कर्तव्य था वो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन है ना सन 2002 के तहत दोस्तों जोड़े गए थे। और जो मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद है वो दोस्तों अनुच्छेद 51A है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था ना 51A है दोस्तों, और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं ना। भारतीय संविधान में रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत दोस्तों जोड़ा गया है, जो शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के संबंध में दोस्तों इसका क्या करता है, उल्लेख करता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वही कैंडिडेट सही कर सकता है जिसको भाई 11 के 11 मूल कर्तव्य कंठस्थ याद हो। तो दोस्तों मूल कर्तव्य याद कर लेना। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है ना, आपका फर्ज बनता है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना ऑथेंटिक कंटेंट शायद ही कोई दोस्तों आपको यूट्यूब पर दोस्तों प्रोवाइड कराता होगा, लेकिन दोस्तों Q50 GK बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दोस्तों ऐसा कंटेंट देता है। आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।